नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुंजरा पोस्ट और फेसबुक पेज। कौम को मुबारक हो कि NRO 2 कालादम करार दे दिया गया। NRO 1 पाकिस्तान की तारीख का वो सिया चैप्टर था जिसमें साबिक डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने दहशत गर्दों, करप्ट अनासर, माफियाज और मुल्क में लूट मार करने वालों को बिला तफरीक छूट दे दी थी महज अपने इक़्तिदार के दबाव के लिए। और उसके बाद दूसरा NRO ये था जिसमें मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को एक आलमी साजिश के तहत मुबैना तौर पर बरतरफ करके उसकी जगह एक करप्ट हुकूमत को लाया गया। ऐसे लोगों पर मुश्तमिल हुकूमत लाई गई जिन पे करप्शन और लूट मार के केसेस चल रहे थे पूरे मुल्क में और मुख्तलिफ अदालतों में नैब में ज़ेर तफ्तीश थे और बेशतर केसेस में सबूत और सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा चुकी थी। आखिरी मराहिल में थे कि उन्हें छूट दे दी गई और फिर उन्हें लाकर मुल्क का इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और उस पिटीशन के नतीजे में आज ये फैसला आया। देखना ये है कि मुल्क के ताकतवर अनासिर जिनकी सरपरस्ती में एक स्टेज तैयार किया जा रहा था PDM के लिए, वो इसमें क्या रोल प्ले करेंगे। और उसके साथ साथ उमर अता बंदियाल साहब ने क्या जाते जाते अपनी बहुत सी कोताहियों का किफ़ारा अदा किया है और क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे। उन 130 अफराद का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा जो ये उम्मीद बांधे बैठे थे कि उनके करप्शन के केसेस ख़त्म हो गए हैं, अब वो इस मुल्क के अगले सियासी खेल में एक अहम खिलाड़ी के तौर पे शरीक होंगे। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा खुंजरा पोस्ट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई फरमाना ना भूलिएगा। पाकिस्तान की तारीख में यूँ तो आइन की खिलाफ वर्जी, कानून को बुलडोज करना और ताकत के बलबूते पर मनमाने फैसले मुसलत करने की एक सिया तारीख 50 की दहाई से शुरू हुई जो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही। इसमें मुल्क दो लख्त हो गया। माशी तौर पे दुनिया में एक मिसाली रफ्तार से तरक्की की मनाजिल तय करने वाला मुल्क आज कल्लाश हो गया। आज हमारे ख़जाने में सिर्फ 6 अरब डॉलर रह गए हैं, वो भी कर्ज़े के हैं, कर्ज़ की में पी रहे हैं। हमारे अपने वसाइल अमलन लूट मार के नज़र हो चुके हैं। हमारे हुक्मरान तबकात और हमारी अशराफिया के अरबों डॉलर बैरून मुल्क मुख्तलिफ खातों में पड़े हुए हैं, ख़ुद उनके खातों में, उनके बच्चों के खातों में। और आलमी साम्राज्यी ताकतों को इस बात का पता है कि ये पैसा कहाँ से आया है, कैसे लाया गया और कहाँ रखा गया है। यही वजह है कि साम्राज्यी क़ुव्वतें इन मोहरों को अपने तौर पर इस्तेमाल करती हैं हमारे कौमी मफादात के ख़िलाफ़। दुनिया में कहीं ये मिसाल नहीं मिलती कि उस मुल्क का सदर, उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, उस मुल्क का चीफ ऑफ स्टाफ अपने वसाइल लूट के ले जाके दूसरे ममालिक में जजीरे खरीदें, पापा जॉन जैसी कंपनियां खरीदें, सऊदी अरब से लेकर दुबई तक इंडस्ट्रीज़ लगाएं, पूरी आपकी इंडस्ट्रियल हाउसिंग यूनिट्स के पूरे कम्प्लेक्सेस खरीद लें, पूरे होटलों की इंडस्ट्री खरीद लें, अरबों डॉलर बाहर लगाएं, लेकिन मुल्क तलाश हो और कौम कोड़ी को मोहताज हो। ये तमाशा इस मुल्क में होता रहा। नेब के जो कानून बने उनके तहत बहरहाल ये ज़रूर हुआ था कि कुछ न कुछ पाबंदियाँ लग गई थी, कुछ न कुछ इंक्वायरीज़ हो रही थी और उसके नतीजे में अरबों रुपए के केसेस पाए तकमील को पहुंच रहे थे। कहीं मुर्दों के नाम पे केसेस थे, अकाउंट्स थे, तो कहीं चपरासियों के नाम पे अरबों रुपए बाहर बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए थे। कहीं पर किसी के पास मनी ट्रेल नहीं था, खरबों रुपए की, अरबों रुपए की बैरून मुल्क जायदादें थीं। ये सारे तमाशे चल रहे थे। लेकिन उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को एक आलमी साजिश के ज़रिए मुबैना तौर पर मुल्क के ताकतवर अनासिर ने मिल के ऐवान से बाहर कर दिया और वो जो लोग जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे थे उन्हें न सिर्फ छूट दी गई NRO 2 के तहत, बल्कि उन्हें लाकर मुल्क के हुक्मरान बना दिया गया। PDM की हुकूमत ने अपने दौर में अवाम के लिए तो रिलीफ का कोई काम नहीं किया, महंगाई अरूज पर पहुँच गई। लेकिन अगर रिलीफ मिला तो करप्शन के केसेस में जिनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी उनको रिलीफ मिला। ये 130 अफराद थे जिन पर मन व सलवा बरसता रहा, वे इक़्तिदार में भी रहे, उनके करप्शन के केसेस भी ख़त्म हुए, ख़ानदानों के करप्शन के केसेस भी ख़त्म हुए।
یہ وہ چیز تھی جس کے خلاف سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی، جس کا آج فیصلہ آ گیا، اور اس فیصلے کی روح سے 3 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے، جن میں فاضل جج صاحبان، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی خان صاحب شامل ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جس کے تحت نیب کے قوانین میں کی جانے والی ترامیم کالعدم قرار دے دی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیقات بحال کر دی گئی ان کیسز کی، جہاں پر تھے وہاں سے انکوائری شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ جو ایک اقدام ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، ان معنوں میں کہ کم سے کم ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی تو طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ بنانا ریاست اس ملک کو بنا کے کسی کی پسند یا ناپسند کی بنیاد پہ کرپشن، لوٹ مار اور چوری کے کیسز کا راستہ کھولنا، اور حیرت کی بات یہ کہ جو قوانین اس وقت ترتیب دیے گئے یا جو امینڈمنٹس کی گئی، جو ترامیم کی گئی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 50 کروڑ کی حد تک کے کرپشن کے کیس ہی نہ سمجھا جائے۔ یہ اپنی نوعیت کی ایک ایسی مضحکہ خیز ترمیم تھی جس پر صرف سر پیٹا جا سکتا ہے، اور اس میں بار ثبوت نیب پہ تھا۔ جن کیسز میں کرپشن کے الزامات ہیں، ان کیسز کی ان پروسیڈنگز کے دوران وہ جائیدادیں بیچی جا سکتی تھی جن میں مبینہ طور پہ کرپشن کے الزامات تھے، اور اگر نیب کے افسران اس تمام تر ریلیف کے باوجود غلطی سے کوئی کیس فائل کرتے اور اس پہ انکوائری کرتے اور ثابت نہیں کر سکتے، تو الٹا ان کو سزا تھی، جنہوں نے کرپشن کی ہو ان کے لیے کوئی سزا نہیں تھی۔ اور اس میں ایک اور اہم بات یہ تھی کہ آپ نے اگر کرپشن کر کے اپنے بچوں کے نام پہ، اپنے فیملی ممبرس کے نام پہ جائیدادیں بنائی ہیں، تو فیملی کے ان ممبرس کی جائیدادوں سے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جا سکتا تھا، نہ ان آپ کی کرپشن کے متعلق ان سے پوچھا جا سکتا تھا۔ اس طرح کی مضحکہ خیز ترامیم ان قوانین میں کی گئی تھی، جس سے پوری دنیا ہنس رہی تھی اور ہماری جگہ ہنسائی ہو رہی تھی کہ ایک بھکاری قوم جو کشکول لے کے دنیا میں 1-1 روپے کے لیے، 1-1 لاکھ اور 1-1 کروڑ روپے کے لیے بھیک مانگتی پھر رہی ہے، اس کے اربوں ڈالر جو ہیں وہ بیرون ملک چلے گئے اور اس پہ کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ کہیں کسی مردے کے نام پہ اکاؤنٹس ہیں، کہیں پر کسی چپراسی کے نام پہ اربوں روپے منتقل ہو چکے ہیں، اور کہیں پر تو کسی کا سرے سے منی ٹریل ہی نہیں ہے، یہ پیسہ آیا تو کہاں سے آیا۔ خیر، عمران خان صاحب کی پٹیشن پہ سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے قوم کو بہت سے شکوے ہیں، بہت سے گلے ہیں، بہت سے معاملات میں، قومی اہمیت کے حامل معاملات میں انہیں سو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں لیا، ان کے اختیار میں تھا۔ بہت سے کیسز کی انکوائریز میں جس طرح کے فیصلے آنے چاہیے تھے نہیں آئے۔ بہت سے معاملات میں ججوں پہ مبینہ طور پہ الزامات لگتے رہے کہ انہوں نے جانبدارانہ فیصلے کیے، یا کہیں جج نہیں، کہیں پبلک پراسیکیوٹر نہیں۔ مبینہ طور پہ ان کیسز کے حوالے سے پبلک کی شکایت ہیں، بہت سی شکایت تھی۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ آج کا یہ فیصلہ عمر عطا بندیال صاحب نے اپنی کوتاہیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ یقیناً وجہ جو بھی ہو، اسے قابل تحسین قرار دیا جانا چاہیے۔ جب تک عدل کا معاملہ نہ ہو تب تک نہ کوئی معاشرہ پھل پھول سکتا ہے، نہ کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ کوئی قوم آگے بڑھ سکتی ہے۔ کرپشن، لوٹ مار کی روک تھام اور عدل کا غیر جانبدارانہ نفاذ کسی مملکت کی فلاح و بہبود کے لیے بنیادی چیزیں ہیں۔ آج کا جو فیصلہ آیا اس میں عمر عطا بندیال صاحب اور اعجاز الحسن صاحب نے جہاں اس فیصلے کے حق میں لکھا ہے، وہیں پر منصور علی خان صاحب نے اختلافی نوٹ لکھ دیا ہے۔ اس پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن ہو سکے گا، یا ان کا معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے سابقہ 2 قوانین ایسے بنائے گئے جن کے بارے میں صدر مملکت جو منظور کرنے کی مجاز اتھارٹی تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نے دستخط ہی نہیں کیے، لیکن وہ قوانین بھی بن گئے، ان کے تحت انکوائریز بھی شروع ہو گئیں اور ان کے تحت سزاؤں کا ایک عمل بھی شروع ہو گیا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جس اتھارٹی نے اپروول دینی تھی، اگر اس نے اپروول نہیں دی تھی تو اس کو نوٹیفائی کس نے کیا؟ سزائیں تو ان کو ہونی چاہیے تھی، انکوائریز تو ان کے خلاف ہونی چاہیے تھی، لیکن جن کو اسکیپ گارڈ بنانا مقصود تھا ان کو بنایا گیا، ان کے خلاف یہ انکوائریز چل رہی ہیں۔ خدا کرے کہ ہمارے ملک میں وہ عدل آئے
जहाँ ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ पूरी कौम को ये एहसास हो कि ये मुल्क हम सब का है, ये मुल्क किसी की इजारादारी का मुतामिल नहीं हो सकता, इसमें ये मुल्क कौमी यूनिटी का तकाजा करता है। आज हमारी सरहदों पे आलमी साम्राज्य की साजिशें हैं। आज सीपेक के ज़रिए जो पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन बनता जा रहा है, सीपेक का गला घोंटने के लिए बलूचिस्तान में बगावत कराने की कोशिश हो रही है। केपीके को पाकिस्तान से अलग करने की मेरे मुंह में खाक साजिशें हो रही हैं। आलमी सतह पर गिलगित बल्तिस्तान पे हिंदुस्तान को एक पैसेज देने की कोशिश हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा बच्चा कट मरेगा, हिंदुस्तान के कब्जे को कबूल नहीं करेगा। लेकिन ये एक कोशिश आलमी सतह पे हो रही है। माशी तौर पे हमें कमज़ोर करने के बाद इस बात का ख़तरा मौजूद है, मुहक्किकीन इस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पे हिंदुस्तान की तरफ से हमला हो सकता है। नेप के जिन कवानीन के तहत करप्ट अनासिर को एक छूट दी गई, उसके हवाले से चूँकि नेप के कुछ केसेस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी हैं, उन्हें कहा गया था कि आप बताएं कि आपके ख़िलाफ़ भी केसेस हैं, आप ये जो पिटीशन लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें क्या किया जाए। उन्होंने कहा जी मुझे रिलीफ नहीं चाहिए, मेरे पास अगर मैंने कोई करप्शन किया है तो मैं इसको फेस करूँगा। यकीनन वो इस वक्त फेस कर रहे हैं, वो भागे नहीं, वो कोई सौदेबाजी करके नहीं भागे, वो कोई झूठा हलफनामा दे के नहीं भागे, वो मुल्क में रह के डिफेंस कर रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ मुबैना तौर पे जिस तरह के केसेस बने हैं वो सेंचुरीज़ में हैं। दुनिया के बड़े बड़े जराइम पेशा लोगों के खिलाफ शायद इतने केसेस नहीं होंगे जितने यहाँ पर इमरान खान साहब के खिलाफ इस मुल्क में बनाए गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर वाकई वो किसी केस में मुजरिम है तो उन्हें उसके हिसाब से सज़ा मिलती, लेकिन अगर उनके खिलाफ झूठे केसेस हुए हैं तो जिन्होंने केसेस किए उन्हें सज़ा मिलती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है इस पाकिस्तान में, और ना आइंदा हो सकता है। मौजूदा हालात और मौजूदा सिस्टम जिसमें इजारादार तबकों को एक ख़ास रिलीफ है, एक ख़ास प्रोटोकॉल हासिल है, और मरने के लिए सिर्फ गरीब है इस मुल्क में। गरीब की कोई से नहीं है। गरीब ना अदालतों में जा सकता है, गरीब ना मुकदमा लड़ सकता है, गरीब ना ताकतवरों का मुकाबला कर सकता है, न उनकी धौंस धांधली और धमकी का मुकाबला कर सकता है। इसमें एक जंगल बना दिया गया है जहाँ पर ताकतवर का कानून चलता है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है और उसमें ये कहा गया है कि 50 करोड़, यानी आप देखें ना ये कितना बड़ा तमाशा है कि जो नेम में तरामीम की गई उनमें ये कहा गया था कि 50 करोड़ की करप्शन को करप्शन ही ना समझा जाए। जहां लोगों को 10 लाख रुपए के हेल्थ कार्ड दिए गए थे वो ख़त्म कर दिए गए, पूरी फैमिलीज़ को 10 लाख का एक एडवांटेज दिया गया था कि अगर खुदा न खास्ता कोई फैमिली फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पा रही है, उसका कोई फ़र्द मर रहा है, दूसरे मर रहे हैं, तो वो 10 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी ख़जाने से करा सकते हैं। वो भी इंश्योर्ड एक पॉलिसी थी, वो तो ख़त्म कर दी गई। लेकिन दूसरी तरफ तमाशा ये है कि अरबों रुपए के करप्शन के केसेस माफ़ कर दिए गए थे। देखना ये है कि अब जब एक नई तब्दीली आई है, ऐसे में जनाब नवाज शरीफ साहब वापस आने की सोच रहे हैं, जरदारी साहब भी बाहर हैं, इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। आईएम तो ये कहता है कि जब कोई असम्बली डिज़ाल्व हो तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, लेकिन पंजाब में नहीं हुए, 90 दिन केपीके में नहीं हुए, ना कराने वालों से किसी ने नहीं पूछा। इलेक्शन कमीशन जिसका काम ही इंतखाबात करवाना है, वो इंतखाबात कराने के अलावा मुबैना तौर पर सब कुछ कर रहे हैं। वो बैरूनी सफ़ीरों से मुलाकातें कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान से मुलाकात के लिए तैयार नहीं है, वो इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं है। ये है इलेक्शन कमीशन का काम क्या था? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि इंतखाबात कब होने हैं? 2 साल तक 3 साल तक जो तनख्वाहें मिलती रही, मराआत मिलती रही, उसके बदले में क्या डिलीवर किया है इस इदारे ने और उसके सरबराह ने? ये सवाल कौम का है। कौम ये सवाल करने में हक व जानिब है। आप क्या सोए हुए थे? आज आपको याद आ रहा है कि आपने मरदमशुमारी भी करानी, आपने हल्काबंदियाँ भी करनी। आपको क्या नहीं मालूम था कि पंजाब में असम्बली टूटी तो 90 दिन के अंदर आइन के तहत इंतखाबात होने? आपको क्या नहीं मालूम था कि केपीके में असम्बली टूटी तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने? लेकिन आप यकीनन ना आप आइन को मानते हैं, ना आप आइन की मानते हैं। कानून तो आपके जो भी लोग यहाँ ताकतवर लोग हैं उनके दरवाजे की घर की लौंडी है। कानून किसने पूछना है कि आपने कानून पर अमल किया नहीं किया, आइन पे अमल किया या नहीं किया? जो हुकूमतें आइन के तहत सिर्फ 90 रोज़ के लिए हो सकती है, बुरी हुकूमतें पंजाब और केपीके में
وہ حکومتیں 90 دن کی مدت کب کی پوری کر چکی ہیں؟ کیا انہیں واپس نہیں جانا چاہیے تھا؟ اور جانا چاہیے تھا تو کیوں نہیں جا سکی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کی جوابات کبھی نہ کبھی یہ قوم مانگ سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ وہ ایک حلف نامے پہ گئے تھے کہ میں انتہائی بیمار ہوں، میرے گردے بھی کام نہیں کر رہے ہیں، میرے سیلز بھی ختم ہو گئے ہیں، میں موت کے قریب ہوں، اللہ ان کو زندگی دے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کو ان سمیت ہم سب کو پوری قوم کو ہدایت بھی دے، زندگی بھی دے۔ وہ انہوں نے آنا تھا، وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے۔ پھر وہ 130 افراد جنہیں این آر او کے تحت ریلیف ملا تھا، کیا وہ پاکستان میں رہیں گے اور انتخابات لڑیں گے یا انہیں باہر جانے سے روکا جائے گا، ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اگلا پروگرام انتہائی اہم ہے، اس پروگرام میں ہم آپ کو پاکستان، چین، انڈیا، افغانستان اور امریکہ کے معاملات اور اس علاقے میں جو کھیل چل رہا ہے اس پہ بڑی ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔